हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन नंबर 61 to 80 के सॉल्यूशंस। दिस इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, हर एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, तो एवरी चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन 5 पार्ट्स और 5 वीडियोस। पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, आई होप आपने देखे होंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले 60 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली वीडियो देख सकते हैं। ओके बच्चों, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी NCERT फिंगर टिप्स बुक को नीट 2022 या 2023 के लिए रेफर कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अभी और बहुत सारे चैप्टर्स आई विल ट्राई कि सभी चैप्टर के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस वीडियोस में बनाकर आपके साथ शेयर किए जाएं। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 61 to 80। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेक्टली? कौन सा इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, फर्स्ट जो हमारे पास ए ऑप्शन है, ये कहता है पॉजिटिव से देखिए यहां से रेज एमिट हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बट फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस रीजन में। फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों इस रीजन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। सेकंड में अगर हम देखें तो जो कंडक्टर के नॉर्मली फील्ड लाइंस नहीं है, ये टेंजेंशियली जा रही हैं, कोई किसी एंगल पे कोई किसी एंगल पे, तो ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड में अगर हम देखें तो ये जो फील्ड लाइंस हैं हमने क्लास में डेफिनेटली ड्रॉ की होंगी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए। यहां पर रिपल्शन की वजह से यहां पर कोई फील्ड नहीं है और बीच में यहां पर गैप है, तो ये हमारी करेक्ट लग रही हैं। डी अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक सर्कुलर लूप्स दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर लूप फॉर्म नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया है। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 62। Which of the following statement is not true about electric field lines? Electric field lines start from positive charge and end at negative charge. ये बिल्कुल true है बेटा। Two electric field lines can never cross each other. ये भी true है। Electric field lines do not form any closed loop. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी हमारे पास क्या है? ये तीनों के तीनों कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। जैसे कि आप लोग EMI भी पढ़ चुके हैं, वहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उसके लिए वैलिड नहीं है, बट ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा गया है, तो ये हमारे पास तीनों करेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व, कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, तो वो कहता है कि कुछ ऑप्शंस में ऐसा दिया होता है कि कंटिन्यूस नहीं है, बट हम ये कहते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन में ये कहा जाता है दीज आर द कंटिन्यूस कर्व्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इन बिटवीन ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट हुई, यहां टूट गई, फिर यहां से आ जाए। एक बार जब ये ओरिजिनेट हो गई तो ये नेगेटिव चार्ज पे ही जाके टर्मिनेट होंगी, हवा में कहीं अपने आप टर्मिनेट नहीं होती। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? गलत ऑप्शन है बेटा। तो इसने कहा था नॉट ट्रू, तो दिस इज नॉट ट्रू। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द 63 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है ये? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को पता है क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू A इंटू कॉस थीटा भी होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस थीटा का कोई डायमेंशनल नहीं है। फील्ड को क्या यूनिट लिखनी है हमें? फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। सिंपली हमारे पास क्या आ गया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज द
राइट आंसर। 64 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिए, न्यूटन mL/t-2 कूलम एम्पियर टाइम मीटर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। क्या बन जाएगा बच्चों, mL³ T⁻³ A इनवर्स। ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास यही बन रहा है, ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन है बच्चों, m⁻1 लिखी जा सकती है, दिस इज बी ऑप्शन। 65 बेटा, अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is placed in uniform electric field of 5 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। देखिए भी, एक हमारे पास शीट है, सर्कुलर शीट है बच्चों, कुछ इस तरीके से हम इसे मान सकते हैं। फील्ड लाइंस हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, फील्ड लाइंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल हम मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, इसका रेडियस दिया गया है, हमें रेडियस दिया गया है, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। ये जो हमारे पास सर्कुलर लूप है, ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम फ्लक्स लिखते हैं EA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द लूप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर थीटा क्या होने वाला है, 30 डिग्री। तो फील्ड कितना दिया है बच्चों, 5 into 10⁵। एरिया क्या है, पाई इंटू रेडियस क्या है बच्चों, 0.1 का स्क्वायर। cos थीटा क्या है बच्चों, √3/2। तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, 5√3/2 पाई इंटू 10⁻⁴, यहां पर क्या है बच्चों, -2 और ये 3, तो 10⁻⁴ हमारे पास बच गया 3। अब आपको इसे सॉल्व करना है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1.3 into 10⁴ जब आप इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्विंग का तरीका नहीं पता है, जैसे कि नीट में भी कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें क्या करना है कैलकुलेशन का, नीट में भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, PYQ जरूर करिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि भाई वो भी कैलकुलेशन कराते हैं। और जो 2021 का पेपर था वो तो काफी कैलकुलेटिव था। तो कैसे कर सकते हैं आप कैलकुलेशन, ध्यान से देखिए बच्चों, 5 into √3, 1.7 को अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है बेटा, ये नियरली 8.8 बनता है। 17 into 5 क्या होता है, 85, और अगर हम आगे कर दे तो 8.7 के आसपास कहीं बनेगा। और पाई क्या होता है, 3.14 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻3। अब अगर आप ध्यान से देखें क्या होगा, 8 into 3 24, 0.7 into 3 0.7 into 3 2.1, 24 प्लस 2.1 26.1 के आसपास ही आएगा। आप देख सकते हैं दिस इज 13 इंटू 10⁻3, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1.3 इंटू 10⁻4। आपको एग्जैक्टली वहां पर जाना, कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन, बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन थे, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हो तो हमने देखा था कैसे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग मच। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 66। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, सॉरी 65, इट इज बी, इट इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 66 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए यहां पर, A uniform electric field is acting along the positive x-axis. The flux of this field through a square of side 10 cm on a side whose plane is parallel to YZ plane. Parallel to YZ plane बच्चों, parallel to YZ plane है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड है 10, तो क्या आएगा 10 इंटू 10, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। YZ के पैरेलल है तो किस तरफ आएगा बेटा, I की तरफ। अगर आपको थोड़ी सी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं, मान लो ये Y है, ये हमारे पास Z है, ये X एक्सेस है। अगर आप एक स्क्वायर यहां पर बिल्ड करते हैं, एक स्क्वायर आप यहां पर बिल्ड करते हैं बेटा,
तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ये एक्स एक्सिस आपको पता है प्लेन का -x भी लिया जा सकता है +a भी, तो वो हम फील्ड की डायरेक्शन में प्रेफर करते हैं जिधर फील्ड हो। ओके बच्चों, तो ये आ गया 10⁻⁻² i कैप। फील्ड आपको दिया गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, कितना है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसकी भी डायरेक्शन क्या दी गई थी, आई कैप। तो आई डॉट आई 1, बस इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बचेगा बच्चों, 20 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ओके, अभी तक अगर आपने बेटा सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, वो जो रेड कलर का बटन है, तो उसे जरूर दबाएं। ओके, और वीडियो को जरूर लाइक करें बेटा। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, दिस इज मोटिवेशन फॉर मी। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप जल्दी ये शेयर लाइक करेंगे, उतनी ज्यादा वीडियोस में आप लोगों के लिए फटाफट एनसीईआरटी एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्व करता चला जाऊंगा। ओके बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन से चैप्टर की जो सॉल्यूशंस हैं वो पहले चाहते हैं। ओके, वी विल ट्राई कि हम उनके पहले जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 बच्चों, अगर आप देखें इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं 66 के सॉल्यूशन को। यहां पर 67, यहां पर देखिए क्या हो रहा है। इन द सेम क्वेश्चन नंबर 66, द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द लाइन नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। कहता प्लेन अब इस तरीके से रख दिया कि जो प्लेन का एरिया वेक्टर है, जो प्लेन का एरिया वेक्टर है बच्चों, वो कितना एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर सिंपली कह दिया लाइन नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ये इस तरीके से अब हमने प्लेन रख दिया, यहां पर इस तरीके से हमने ये प्लेन रख दिया। इसका एरिया वेक्टर जहां नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है 60। तो फील्ड किस तरफ था बच्चों, एक्स एक्सिस की तरफ, ये एरिया वेक्टर। तो अब हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, EA cos 60। ये EA तो आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं 20, cos 60 क्या होता है 1/2। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आंसर है बी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 68, Which of the following statement about dipole moment is not true? कौन सी नहीं है? The dimensions of dipole moment, भाई dipole moment क्या होती है, ये होती है Q into L। dimensions क्या होंगी ATL। ओके, ये होता है लेंथ, तो ATL। LTA बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इन्होंने पूछा था नॉट ट्रू, हमसे क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू बच्चों। ओके, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, इसी को हम लिख दें कूलम मीटर। तो ये क्लियर है, ये भी करेक्ट है बच्चों, ये दोनों करेक्ट हो गए हमारे पास। सी, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस, ये भी सबको पता है, बिल्कुल सही है। डायपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, गलत है भाई। तो यही हमारे पास अपना आंसर बन गया। आगे भी पढ़ लेते हैं। एंड हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यार क्या लिखा है। ओके, 69, गौर से देखिए 69 कहता है शोन इन द फिगर इज अ शेल मेड ऑफ कंडक्टर, वर्ड हाईलाइट कर लेते हैं कंडक्टर। इट हैज इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, वो दिखाया गया है। इनर रेडियस क्या है A, आउटर रेडियस है B। ओके बच्चों, एंड कैरीज चार्ज Q, अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, एट इट्स सेंटर इज अ डायपोल इज एज शोन, एक डायपोल को रख दिया। डायपोल का नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ओके बच्चों, तो क्या हुआ होगा, इसके ऊपर +Q, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 रहेगा, डायपोल का फील्ड लाइन उसी के अंदर घूमता रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ शेल इज 0 एवरीवेयर, करेक्ट हो गया इन दिस केस। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर शेल, इनर सरफेस ऑफ शेल इज 0 एवरीवेयर। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, ये इसीलिए तो सरप्राइजिंग है। देखिए
नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। बट अगर डायपोल इस तरीके से रखा गया है तो कुछ फील्ड लाइंस यहां पर टर्मिनेट हो सकती हैं, कुछ यहां से ओरिजिनेट हो सकती है। हो सकता है ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव। शायद उल्टे लिख दिए, नहीं ठीक, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता, तो एक बार इसको ऐसे होल्ड कर लेते हैं। मतलब मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मतलब मैं आपके तरफ से बात कर रहा हूं कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू, ये गलत हो गया बेटा, ये तो हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एट द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल is same as that of a point charge at the center of shell। ओके, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है। कहता है एक शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल। ये शेल की डेफिनेशन पूछ रहा है। कहता है शेल का प्लस क्यू चार्ज है, बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड कितना होता है, बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड उतना ही होता है जैसे कि एक सेंटर पे क्या रखा गया हो, पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया गया हो, उतना ही होता है जितना के सेंटर पे। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे डाउट लेकर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ शेल। शेल के बाहर, ये अगर आपने ग्रेविटेशन का याद हो, शेल थ्योरम, न्यूटन्स शेल थ्योरम, शेल के बाहर फील्ड इस तरीके से होता है जैसे सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो, तो ये करेक्ट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी। मतलब ये पता क्या कर दिया इस क्वेश्चन ने, हलवा सा बना दिया सब, मतलब खिचड़ी, हलवा नहीं खिचड़ी, कुछ भी मिक्स कर रहा है। ये आउट ऑफ द बॉक्स उठा के कोई स्टेटमेंट डाल दी एक जर्नल, भाई क्वेश्चन कुछ और चल रहा है, स्टेटमेंट कुछ बीच में और घुसा दी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस नहीं डिपेंड करती, वो यूनिफॉर्म होगी। अंदर वाले फील्ड की वजह से बाहर वाली सरफेस डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ये भी हमारे पास गलत था। ये क्यों गलत है, कई बार बच्चे सोचते हैं सर यहां पर डायपोल है, नेट फील्ड जीरो होगा, बट अगर आप इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर आप इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें बेटा, अगर ये हमारे पास माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू है, और ये हमारे पास माइनस क्यू है, तो क्या हो सकता है कि यहां पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा, यहां आ जाए प्लस चार्ज, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर जीरो होगा, बट हर एक पॉइंट पे एवरीवेयर इट मे और मे नॉट बी जीरो बच्चों। तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत। समझे, इसी वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही इस क्वेश्चन से हटके स्टेटमेंट दे दी गई है। ओके बच्चों, आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन डाउट रहता है, और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके भी आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 70 कहता है टू चार्जेस प्लस 20 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं 10 मीटर अपार्ट, 10 mm सॉरी मिलीमीटर अपार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ध्यान से देखिए, 10 सेंटीमीटर एंड 10 mm। 10 mm कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। 10 mm कितना हो गया बेटा, 1 सेंटीमीटर, छोटी वैल्यू है। यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यहां से कितना हो जाएगा भी 9.5, सॉरी यहां से बी से ये कितना हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर।
एक तो आपके पास यही ऑप्शन है कि भाई दोनों की वजह से निकालें, फिर उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो आप करना चाहते हैं वो करें। दूसरा है कि आप एक बार ऑप्शंस पे नजर फेर लें, 10⁻6, 10�5, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6 वाली ऑप्शंस वेरी क्लोज हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा झोल इससे फंस जाए भी। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लगाएंगे तो हम डायपोल ही, क्योंकि डिस्टेंस मैं इग्नोरेबल मान सकता हूं जब आप कैलकुलेशन में इसे करेंगे। तो डायपोल की वजह से एक्सेस पे क्या होता है, 2kp/r³ लगा कर देखते हैं। 2 × 9 × 10⁹9, डायपोल मूवमेंट क्या होगी, 20 माइक्रोकूलम ईच, यानी कि 20 × 10⁻6, 10 mm 10⁻3। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 10 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं भी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 2 × 20, ये क्या हो जाएगा, 40 × 9। पावर्स अगर आप देखें तो ये सारी आपस में निपट जानी चाहिए, और एक 10 बचेगा ये वाला, × 10। ओके बच्चों, डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा, 10⁻³ अब अगर आप इसे सॉल्व कर दें तो ये क्या बच गया हमारे पास, 36 × 10⁵5। तो आप लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶। मुझे लगता है ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट इट वाज अ वेरी क्लोज कि ये 4.1, अगर हम 9.5 और 10.5 लेंगे तो हो सकता है कुछ आंसर वेरी कर जाए, बट डायपोल की वजह से ये आंसर हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है। ओके, 71 में क्या होगा बच्चों, कंसिडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज 0 एट अ पॉइंट आउटसाइड दिस रीजन। एक रीजन है बहुत बड़ा, ऐसे रीजन है, ठीक है भी, एक रीजन है हमारे पास, इसके अंदर वेरियस बहुत सारे चार्जेस रख दिया आपने, ठीक है भी, बहुत सारे चार्जेस आपने रख दिए हैं, रैंडम पड़े हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली 0 आउटसाइड। अगर यहां पर हमारे पास Q इनक्लोज्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा। कहां पर, इन सभी पॉइंट पे हम कह सकते हैं फ्लक्स क्या है, 0। बट फ्लक्स 0, क्या फ्लक्स 0 ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास फील्ड है वो 0 होगा? नहीं इंडिकेट करता। दिस डज नॉट इंडिकेट फील्ड इज 0। फील्ड में और मे नॉट बी 0। इस केस में फील्ड में और मे नॉट बी 0। आपने ऐसी स्टेटमेंट देखी होगी, आपने ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखा होगा, E.ds इज इक्वल टू 0, क्या ये रिप्रेजेंट करता है ई में और ई 0 होगा? नहीं, मे और मे नॉट बी 0। समझे बच्चों? तो इस बात का ध्यान रखना है, उसी पॉइंट को, इसीलिए ये बुक काफी अच्छी मानी जाती है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को वैसे पूछ लेता है। तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर कर दिया गया हो तो आपको पता चल गया कि ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी, कंफर्म नहीं कह सकते। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। भाई इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या वो ये नेट डायपोल, जो नेट 0 है, नेट 0 का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहां मान लो हम पूरे को क्या मान ले, -Q और +Q। कहता है जो यहां पर फील्ड होता है वो सिर्फ इन चार्जेस की वजह से होता है। सबको मालूम है, सबको खबर है, फील्ड एट दिस पॉइंट इज ड्यू टू दिस इनसाइड चार्जेस एंड आउटसाइड चार्जेस। तो क्या सिर्फ इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा? नहीं होगा। ओनली इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नहीं भाई, ये बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी होता है। सी पॉइंट कहता है डोमिनेंट, जो हमारे पास सी पॉइंट क्या कहता है बच्चों, डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ फॉर लार्ज R डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डोमिनेंट वर्ड यूज किया गया है। अब कहता है कि ये, क्योंकि मैंने, जैसे कि हमने पहली बात की, ये एक डायपोल की तरह काम करेगा, नेट फील्ड 0, तो लार्ज डिस्टेंस पे अगर हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड लिखेंगे तो वो डायपोल की वजह से फील्ड की तरह काम करेगा, तो वो 1/R³ के प्रोपोर्शनल होगा। यस होगा, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग द क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल नॉट बी 0। अवे फ्रॉम द रीजन,
रीजन से बहुत दूर चले जाएं तो कहता क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कहीं पे भी कैसा भी फील्ड हो, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो उसमें अगर आप क्लोज्ड पाथ में मूव करेंगे तो वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो सकती है बेटा? सी। बट मैं आपको फिर से ये बात दिला दूं कि ये भी एक बहुत अच्छा सी ऑप्शन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता पूरा एक्यूरेट? क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी कोई फील्ड हो सकता है। ड्यू टू दीज चार्जेस हम कह सकते थे कि 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक लाइन मिसिंग है छोटी सी, उसमें लिखना होना चाहिए था ड्यू टू दीज चार्जेस। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 72। क्या कहता है? 2 पॉइंट चार्जेस 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by distance 100 angstrom. A point P at a distance, ये चार्जेस दिए गए हैं, at a distance 10 centimeter 100 angstrom is very small short dipole from the midpoint and on the perpendicular bisector of the line joining the two charges. इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों KP/r³। K की वैल्यू सब जानते हैं, सबको मालूम है, सबको खबर है। डायपोल मोमेंट, एक चार्ज इनटू इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 10⁻⁻10। और जो R है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 0.1 का क्यूब लिखा जा सकता है। सिर्फ आपको जीरोस एडजस्ट करनी है। 10⁻⁻6 9 3 हो गया बेटा। ये क्या बचा? 10⁻⁻8। ऐसा कर लेते हैं 10⁻9, ये हो गया 6 और 8 14, और नीचे से आ जाएगा 10⁻3, ऊपर जाकर 10⁻3। तो ये क्या बचेगा? 0.09 न्यूटन पर कूलम। सिर्फ पावर्स का खेल था यहां पर और इसमें कुछ भी नहीं। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इस बात पे ध्यान देंगे। 73, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed at an angle of 30 degree with the electric field intensity. It experiences a torque equal to this charge on the dipole if the dipole length is this. नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, नीट में आया हुआ है। क्या कहता है आपको? टॉर्क दे रखी है। टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों PE sin थीटा। टॉर्क है 4, PE क्या होती है? Q इंटू लेंथ, E sin थीटा। सब कुछ दिया गया है आपको, सारी की सारी वैल्यूज दी गई हैं। Q की वैल्यू हमें दी गई है, फाइंड करनी है। लेंथ कितनी है बच्चों? डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻²। फील्ड स्ट्रेंथ बच्चों 2 इंटू 10⁵। साइन 30, एंगल इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल एंड फील्ड। तो क्या हो जाएगा? साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2। ये कट गया तो Q क्या बचा? 4। यहां पर पावर कितनी है? 2 इंटू 10⁻3। यू कैन सिंपली राइट 10⁻³ कूलम और 2 मिली कूलम। ओके बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड 74, क्वेश्चन नंबर 74। इन अ सर्टेन रीजन, क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग Z डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहली बात, Z की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ एवर इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इंक्रीज uniformly along the positive Z axis at the rate this per meter. Force experienced by a system having total dipole moment equal to, ये डायपोल मोमेंट दी गई है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रही हो, 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन नेगेटिव Z डायरेक्शन। वाह क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त। हाँ भी
अगर आप इसी क्वेश्चन की आंसर देखने आए हैं बच्चों तो देखिएगा ध्यान से, गौर से समझिए, क्योंकि 2021 में वेरिएबल फील्ड में एक डायपोल रखा गया था, अगर आपको चीजें याद हों तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात कर रहे हैं। क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये है z एक्सेस, ठीक है। जो डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास पॉइंट कर रही है नेगेटिव z की तरफ। डायपोल मोमेंट इज अलोंग नेगेटिव z, यानी कि ये हमारे पास माइनस प्लस, तो डायपोल मोमेंट आ गई इस डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? अब जो फील्ड है दिस इज इंक्रीजिंग, फील्ड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। कैसा रेट है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर इनवर्स। यहां पर अगर फील्ड हमारे पास E है, यहां पर फील्ड हमारे पास E1 है, यहां पर फील्ड हमारे पास E2 होगा। फोर्स की बात करें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगी F1, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड इधर लगेगी F2। क्योंकि E2 ग्रेटर देन E1 है तो जो F2 है वो F1 से बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगी बच्चों? नेट फोर्स होगी F2 माइनस F1। डायरेक्शन के लिए होते हैं बेटा साइन, तो Q कॉमन निकाल लिया, E2 माइनस E1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, गौर से समझने वाली बात है। अब हमें क्या दिया गया है? जो हमारे पास चार्ज है दिस E2 माइनस E1, इन्होंने कहा है पर यूनिट लेंथ ये चेंज हो रहा है। हमें क्या पता है? हमें पता है DE बाय DL। हमें पता है बच्चों DE बाय DL, एक यूनिट लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चेंज होता है। तो डायपोल की लेंथ कितनी है? डायपोल की लेंथ कितनी है बच्चों? डायपोल की लेंथ मान लो L है, तो L लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कितना हो जाएगा? यूनिफॉर्म चेंज है इंटू L। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? 10⁵ इंटू लेंथ ऑफ डायपोल दी गई थी 10⁻⁻7। चार्ज कितना दिया गया था बच्चों डायपोल के ऊपर? यहां पर हमारे पास चार्ज, ध्यान से देखिए, चार्ज नहीं दिया गया है, यहां पर गौर से देखिए L दी गई है। तो Q इंटू L किसके बराबर है बेटा? डायपोल मोमेंट, वो दे रखी है, वो हमें यहां पर दे रखी है बच्चों 10⁻⁻7 इंटू 10⁵ 10⁻⁻2 न्यूटन। गौर से देखिए बच्चों, माइनस साइन या प्लस साइन, दो ऑप्शन देखिए, माइनस साइन या प्लस साइन। माइनस और प्लस जब हमारे पास ऐसे लगे हों तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन। F2 बड़ा था तो नेट फोर्स किधर लग रही थी? माइनस Z की तरफ। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? A। फिर से बता देता हूं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन कम मिलते हैं जिसमें हम डायपोल रखते हैं बेटा। एक डायपोल को रखा गया, एक फील्ड है बेटा Z डायरेक्शन में, इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट दिस। क्वेश्चन में कहा गया बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट पॉजिटिव रेट दिस। ओके, ये क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, आपको ये चीजें क्वेश्चन में साफ साफ दी गई हैं। ओके, अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो भाई इस लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कितना बड़ा होगा? रेट इतना है तो L लेंथ के कोरस्पॉन्डिंगली कितना बड़ा होगा? यूनिफॉर्मली बड़ा है तो हम सीधा लिख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया होता तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प यहां पर लेनी पड़ती। यूनिफॉर्मली बढ़ने का फायदा यह है कि हम डायरेक्ट लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों पॉइंट पे हमने फील्ड लिखा, नेट फोर्स लिखी, चेंज इन फील्ड कितना है वो यहां से हमारे पास आ चुका है 10⁵ है, इंटू लेंथ आ गया बेटा, Q इंटू लेंथ डायपोल मोमेंट है, हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर बन जाएगा। डायरेक्शन हमारे पास कौन सी है? नेगेटिव Z, तो यहां पर लगा है माइनस साइन। क्वेश्चन नंबर 75, इन द क्वेश्चन नंबर 74 टॉर्क एक्सपीरियंस्ड क्या है? गौर से देखना है। फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा, फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है। और दूसरी बात, ये जो F1 F2 है ये भी सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं। अगर मान लो टॉर्क कब लगती है बेटा? जब दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। सेम लाइन ऑफ एक्शन हो तो टॉर्क क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। तो इस केस में टॉर्क क्या आएगी बेटा? जीरो आएगी।
क्लियर है बच्चों सबको ये बात? ओके, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फिजिक्स में तो शायद नहीं आया था, केमिस्ट्री में मैच द फॉलोइंग आया था बेटा, और नीट में देखिए इसी तरीके से बुक ने पहले से ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दो आपको पता हो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्या होगा बेटा, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ए के साथ क्यू आ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, आर आ गया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पी आ गया। तो क्यू आर पी हमारे पास होगा, विच इज आंसर ए। ओके, 77 हमें क्या कहता है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ दिस डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस। चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज डेंसिटी दे रखी है बच्चों, क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज फाइंड करना है, सिंपल प्रोडक्ट करना था। आप देखिए चार्ज डेंसिटी है 60 माइक्रोकूलम, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको देखिए गलती क्या हो सकती है, डायामीटर दिया गया है, आपको रेडियस में कन्वर्ट करना था। आप इसको कन्वर्ट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, क्या बन रहा है आपके पास 240 पाई इंटू 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, आपको ये थोड़ी सी यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेट करना है और आंसर को मार्क कर देना है। ओके बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास 77। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 78। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों गौर से। कहता है मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी। कैविटी पे ये चार्ज रखा गया है, यानी कि ये हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये इसके अंदर कैविटी है। कैविटी के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया +q। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। अगर ये +q चार्ज यहां पर रखा गया है बच्चों, तो अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता होगा -q, बाहर वाली पे +q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, -q डिवाइड बाय एरिया कितना है 4 पाई r1 स्क्वायर। तो सिंपली आ जाएगा बी ऑप्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, आउटर पे क्या होगा, आउटर पे चार्ज क्या आएगा +q, तो डिवाइड बाय 4 पाई r2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये बात बी आ जाएगा 80। ओके बच्चों, ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा। मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी बाकी सभी चैप्टर्स की ऐसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहूंगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। ओके, एज शोन इन द फिगर। ये रिंग है, पहली बात ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चन में इसे स्फीयर बनाते हैं, बट ये क्या है, रिंग। अब कहता है Q इज ग्रेटर देन 0, यहां पर जो चार्ज रखा गया उसकी बात की जा रही है। Q इज ग्रेटर देन 0 इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग इन प्लेन ऑफ रिंग, इट विल बी पुश्ड बैक। भाई जो चार्ज Q है ये डिपेंड करता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिया है ना टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज है तो वो जनरली हमारे पास क्या होते हैं प्लस। अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो यहां से रिपल्शन मिलेगी, तो ये वापस इस तरफ पुश कर दिया जाएगा। ये ठीक है बेटा, दिया भी हुआ है Q ग्रेटर देन 0। Q लेस देन 0 होता है इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ रिंग, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू टू मूव टिल हिट द रिंग। बिल्कुल सही। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये वाला जो चार्ज है हमारे पास, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ खींच लेता बेटा, तो ये हमारे पास इसी तरफ मूव करता रहता। ये भी ठीक है। If Q is negative, it will perform SHM for small displacement along axis। ये आपने क्वेश्चन किया होगा, टाइम पीरियड भी फाइंड किया होगा बच्चों, कि अगर ये हमारे पास रिंग है, इसके एक्सिस पे
अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दें, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, अगर ये प्लस है, फोर्स इधर लगेगी, तो इट परफॉर्म SHM, इट परफॉर्म SHM। तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। समझे बच्चों? तो ये थी हमारे पास MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की डिस्कशन नंबर 4, जिसमें हमने क्वेश्चन देखे 61 टू क्वेश्चन नंबर 80। ओके बच्चों, 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60 पहले ही 3 पार्ट आ चुके हैं। 4th पार्ट ये है। अब आएगा इसका लास्ट पार्ट 81 to 100, जो जल्दी ही अपलोड कर देंगे बेटा। और उसके बाद आप किस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें बेटा। और फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।